अमेरिका की चाल भारत पर सवार। रूस का तेल या रिश्तों का खेल। %100 टैरिफ के मार कौन होगा लाचार। झुकेगा भारत या करेगा पलटवार। भारत पर ट्रंप का गुंडा टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अमेरिका की संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसने दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल मचा दी है। प्रस्ताव है कि देश रूस से तेल और गैस खरीदेंगे, उन पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस सूची में भारत भी है, यानी कि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस से तेल खरीदा जाए या फिर नहीं, सवाल यह भी है कि क्या भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका से तय करेगा या फिर दिल्ली से। क्या अमेरिका दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि या तो वो हमारे साथ चलो या फिर आर्थिक कीमत को चुकाओ। क्या यह रूस पर प्रतिबंध है या भारत जैसे देशों का दबाव है। अगर 100% टैरिफ की तलवार चली तो क्या भारतीय उद्योग, निर्यात और कारोबार पर जो सबसे बड़ी चोट पड़ेगी। भारत ने हमेशा कहा है कि देश हित पहले है। सस्ता तेल मिला तो खरीद लिया, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था किसी और की राजनीति से नहीं चलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले की कीमत भारतीय कारोबार को चुकानी पड़ेगी। भारत जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है, तो ऐसे में क्या अमेरिका भारत के लिए रोड़ा बनेगा या फिर भारत एक बार फिर दुनिया को दिखाएगा कि उसकी विदेश नीति दबाव नहीं, अपने राष्ट्रीय हित से तय होती है। तो आज की बहस ट्रंप के गुंडा टैक्स को लेकर होगी कि क्या भारत झुकेगा या फिर दुनिया को नया जवाब मिलेगा। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा सकता है। जी हां, ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ वॉर शुरू किया। जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। अमेरिकी सीनेट में रूस प्रतिबंधों का संशोधित बिल पेश किया गया है। रूस से तेल गैस खरीदने वाला देशों पर कार्रवाई का प्रस्ताव है। भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान निशाने पर हैं। इन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन मिल चुका है। मकसद यह है कि रूस की तेल आय को कम करना बताया गया है। शैडो टैंकर बेड़े और ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध का प्रस्ताव है। पहले 500% टैरिफ का प्रस्ताव था, जिसे अब घटाकर 100% किया गया है। बिल पास हुआ तो यह पहली ऐसी अमेरिकी कार्रवाई होगी जो संशोधित बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय हित में वे टैरिफ या फिर प्रतिबंधों में छूट दे सकते हैं। फिलहाल यह प्रस्तावित बिल है, अभी यह कानून नहीं बना है, लेकिन भारत को निशाने पर जरूर रखा है। अब यह जान लेते हैं कि अभी ट्रंप किन 5 देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। मैं आपको देशों का नाम बता देता हूं। चीन सबसे पहले देश है। चीन पर 34% टैरिफ लगा सकता है। चीन पर 34%, भारत पर 18%, स्लोवाकिया पर 10% है, हंगरी पर 10% है और अजरबैजान पर भी 10% है अभी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा है। सस्ते तेल से भारत को फायदा हुआ है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा क्योंकि रूस के रास्ते तेल से भारत को फायदा होता है। जून 2026 में भारत ने 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल तेल आयात का 52.4% रहा है, यानी कि हर 2 बैरल में एक से ज्यादा बैरल आया रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है, तब भी जब हॉर्मुज में संकट हो गया था। मई के मुकाबले
जून में रूसी तेल आयात 39% बढ़ा। भारत ने रियायती कीमतों पर रूसी तेल की खरीद जारी रखी और इसी वजह से अमेरिका के प्रस्तावित बिल में भारत भी निशाने पर है। टैरिफ पर नया कानून, टैरिफ पर नया कानून है, इसको भी समझ लीजिए। ट्रंप ने पहले IEEPA कानून के तहत टैरिफ लगाए, इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था और इसके बाद फिर राष्ट्रपति सीधे टैरिफ लागू कर देते हैं। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ का अधिकार नहीं देता है, इस बात का भी जिक्र किया। टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है और इसी वजह से नया संशोधित बिल लाया गया है। बिल का मकसद राष्ट्रपति को कानूनी अधिकार देना है। बिल पास होने के बाद टैरिफ लागू करना आसान हो सकता है और इसलिए पूरी प्रक्रिया यह की जा रही है। अब तमाम सारी परिस्थितियों के बीच और भी संकेत हैं, कितना फायदा कितना नुकसान, यह भी जान लेते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंध के दायरे में क्या क्या और आ सकता है, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, क्योंकि रूस का शैडो टैंकर बेड़ा प्रतिबंध से बचकर तेल ढोने और बेचने वाले जहाजों का यह नेटवर्क है। रूसी सेंट्रल बैंक विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय व्यवस्था संभालने वाली प्रमुख संस्था है। यमाल LNG प्रोजेक्ट रूस का सबसे बड़ा LNG निर्यातक प्रोजेक्ट है और अटाटिक LNG-1 अटाटिक क्षेत्र की गैस परियोजना, अटाटिक LNG-2 रूस की सबसे बड़ी नई LNG परियोजना और इसके साथ आर्कटिक LNG-3 भविष्य की उत्पादन परियोजना। जो 100% टैरिफ लगाया जाएगा उस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी जान लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। भारतीय सामान महंगे होंगे, 100% टैरिफ लगने से भारतीय सामान महंगा हो जाएगा, अमेरिका में दुगना महंगा हो सकता है, निर्यात को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है जो प्रभावित होगा। भारत 6.5 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। कार कंपनियों की कमाई प्रभावित हो जाएगी। अमेरिकी बाजार में कीमत बढ़ने से भारतीय कंपनियों पर असर पड़ सकता है। भारतीय कारें अमेरिकी ग्राहकों के लिए महंगी हो जाएगी और रूसी तेल की बचत भी असर होगी। रूसी तेल से भारत सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए बचाता है। 100% टैरिफ लगने से बचत से 10 गुना बड़ा घाटा हो सकता है। निर्यातकों पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा घट सकती है। कपड़ा उद्योग प्रभावित हो जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। हीरा कारोबार को नुकसान होगा और अमेरिका जाने वाले हीरे के निर्यात में भी गिरावट आ सकती है। दवा उद्योग पर असर होगा। फार्मा यानी कि दवाई कंपनियों के निर्यात और कारोबार पर भी दबाव पड़ सकता है। लाखों नौकरियां प्रभावित होंगी। कपड़ा, हीरा और फार्मा सेक्टर पर तो रोजगार की मार भी पड़ सकती है। रुपए पर दबाव बढ़ेगा। निर्यात घटने से डॉलर की आमद कम हो सकती है और रुपए का अवमूल्यन हो सकता है। पहले ही बहुत ज्यादा हो गया। अब यह जान लेते हैं कि भारत रूस से इतना तेल आखिर खरीदता क्यों है, अमेरिका को इस बात का बुरा लग क्यों रहा है। 2022 के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन जिसे कहते हैं। प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत, चीन को सस्ती कीमत पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। भारत सस्ते स्रोतों से तेल खरीदकर अपना आयात खर्च कम करता है। रिलायंस, इंडियन ऑयल और नायरा को सस्ता तेल का फायदा मिलता है। सस्ते तेल से पेट्रोलियम उत्पादों की लागत कम होती है और कच्चे तेल को रिफाइन कर कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। युद्ध से पहले भारत सबसे ज्यादा तेल अगर किसी से खरीदता था तो वो इराक से खरीदता था। अब भारत के सामने विकल्प क्या है? 4 विकल्प हैं भारत के सामने इस मुसीबत से निपटने के लिए। अगर ऐसा होता है तो, गुंडा टैक्स लागू होता है तो, अमेरिका से बातचीत, टैरिफ कम कराने या फिर छूट के लिए भारत चर्चा कर सकता है, वार्ता कर सकता है। दूसरा तरीका, दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। रूस पर दबाव बढ़ा तो भारत अन्य देशों से भी तेल की खरीदारी को बढ़ा सकता है।
नए बाजार तलाशना, अमेरिका के अलावा यूरोप, एशिया और अमेरिका अफ्रीका की निर्यात को बढ़ा सकता है। डब्ल्यूटीओ का रास्ता, भारत अमेरिका टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत भी कर सकता है। लेकिन क्या इससे अमेरिका डरेगा? विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम बातों के बीच हमने कुछ सवाल तैयार किए, कुछ सर्वे तैयार किए, उनके सवाल हम लोगों के बीच गए, लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि क्या अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाना सही है? लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 10% लोग कह रहे थे हां, रूस पर दबाव जरूरी है। 73% लोगों ने कहा ट्रंप जो कर रहे हैं, ट्रंप जो गुंडा टैक्स लगा रहे हैं, वो गलत है। 17% लोग कह रहे थे नहीं, ये आर्थिक दबाव है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ की धमकी देकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है? 47% लोग कह रहे थे यह दबाव की राजनीति है अमेरिका की, कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। 43% लोगों ने कहा ट्रंप भारत को धमका रहे हैं। 10% लोग कह रहे थे कि नहीं, ये रूस के खिलाफ कार्रवाई है, भारत से उसके संबंध जैसे हैं वैसे हैं। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या रूस का तेल अब भारत अमेरिका रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है? 42% लोग कह रहे थे हां, बिल्कुल ऐसा ही है। 43% लोगों ने कहा ट्रंप मोदी आपस में बैठेंगे तो सब कुछ सुलझा लेंगे। 10% लोगों ने कहा नहीं, रिश्ते इससे बड़े हैं, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या 100% टैरिफ लगाने से भारत के निर्यात और कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा? 72% लोग ये कह रहे थे हां, बड़ा नुकसान होगा। 72। 18% लोग कह रहे थे भारत संभाल लेगा, अब तक संभाल लिया है तो ये भी संभाल लेगा। 19% लोगों ने कहा नहीं, कोई असर होगा नहीं। सर्वे का आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका का यह प्रस्ताव वैश्विक व्यापार पर नया दबाव बनाएगा? 56% लोगों ने कहा वाकई कई देशों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर होगा। 56% लोगों ने कहा। 21% ने कहा सिर्फ रूस के सहयोगी ही प्रभावित होंगे जो उससे माल खरीद रहे हैं। 16% ने कहा नहीं, असर तो सीमित होगा, और 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। दीपक बोरा साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, मैं अरुण जी के पास चलूंगा। अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ट्रंप जो लगा रहे हैं 100% टैरिफ, अभी लगा नहीं है लेकिन पूरी प्लानिंग तो उनकी हो ही गई है। मैं इसे गुंडा टैक्स मानता हूं। जैसे देखते हैं ना शहरों में, गांवों में, बड़े बड़े शहरों में जो गुंडे होते हैं वो अपना एक टैक्स लगाते हैं, मैं इसे गुंडा टैक्स कहता हूं। इस गुंडा टैक्स को आप कैसे देख रहे हैं और यह अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करेगा? धन्यवाद। मेरा मानना है कि दो तरह से हमें देखना चाहिए। इसका एक ग्लोबल इफेक्ट जो होगा और एक जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। अगर 100% टैक्स उनको जो छूट मिल जाती है तो उसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे तो जरूर पड़ेगा, खासकर जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट हैं, जैसे आपने गिनाया कि हमारा श्रिम्प का एक्सपोर्ट है, हमारा अपरेल का एक्सपोर्ट है, हमारे जो और लेदर गुड्स हैं, बाकी ऐसी चीज़ें हैं, उन सब पे असर पड़ेगा और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगी तो ऑलरेडी हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी है, उसको और ज़्यादा असर करेगी। तो हमारे जो गरीब आदमी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि अगर हम रूस से तेल लेना कम कर दें तो हम और कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में कमी तो है ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल और गैस वगैरह आता था वहाँ से, और अगर रूस से भी आना बंद हो जाएगा तो दुनिया में कमी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर जो हमारे पेट्रोल, डीजल और जो क्रूड ऑयल वगैरह के दाम हैं वो सब तो बढ़ ही जाएंगे। और क्योंकि ये एनर्जी एक इनपुट होता है सारी चीज़ों में, तो ये इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो तेज़ हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि जो क्रूड ऑयल होता है वो सिर्फ एनर्जी नहीं होता, उसमें से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे सल्फर होता है, हीलियम होती है, वहाँ से फर्टिलाइजर आता है, वहाँ से एल्यूमिनियम आता है पश्चिम एशिया के देशों से, प्लास्टिक्स हैं, बाकी हमारे एपीआई हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इन सब पे भी असर पड़ेगा, इनके भी दाम बढ़ेंगे, और इनका जो हमारा एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल्स का जैसे, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। अगर इसको हम ग्लोबली देखें तो एक न्यू कोल्ड वॉर है, जो मेरा मानना है कि यूक्रेन युद्ध से शुरू हो गई थी, जहाँ पे कि रूस को दबाया वेस्टर्न पावर्स ने, और रूस ने चीन के साथ साठगांठ ज़्यादा अपनी बढ़ाई, और ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन ये मिलके एक अलग गठबंधन बना रहे हैं। इसका असर ये होगा कि दुनिया में जो ट्रेड है और जो हमारा फाइनेंशियल मूवमेंट्स वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट्स हैं, उन सब पे इसका असर पड़ेगा। दुनिया में एक तरह से फ्रैगमेंटेशन होगा। लेकिन अभी ये भी देखा गया है कि अमेरिका ने अपने जो पश्चिम यूरोप के जो देश थे, उनके जो साथी थे, उनसे भी उनके रिश्ते खराब हुए हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात की, जिसपे जो यूरोप में जो परेशानी हुई, और यूरोप ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जो यूरोप पे 15% टैक्स लगा दिया, टैरिफ, और अपने ऊपर उन्होंने कहा कि आप 0% हमारे चीज़ों पे लगाएंगे, और यूरोप को बाध्य किया कि आप $600 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि यूरोप को जो दबाव जो उन्होंने डाला, उसका असर यह है कि जो वेस्टर्न जो एक पावर्स हैं, उनका जो गठबंधन था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और जो स्पेस है, जैसे ब्रिक्स है, जहाँ पे कि रूस का और चीन का डोमिनेशन है, तो वहाँ पे और करीब 20 और देशों ने ये जाहिर किया कि वो भी वहाँ पे ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये जो कोल्ड वॉर है, उसमें भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग ब्रिक्स के हिस्सा तो हैं, लेकिन ब्रिक्स में हमारी वो पोजीशन नहीं है जो चीन की पोजीशन है या रूस की पोजीशन है। तो हमको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर जो अमेरिका हमें इसी तरह से दबाता रहेगा, तो क्या हम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ 2005 के बाद हुई है, हम उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, या एक ज़्यादा न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, जिससे कि हमारी जो विदेश नीति है वो एक हमारे जो मर्जी से चलेगी और उस किसी के दबाव में नहीं आएगी। उसके लिए हमारी जो कमजोरी है वो टेक्नोलॉजी की है। अमेरिका से हम क्यों दब जाते हैं? क्योंकि एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के लिए हम निर्भर हैं। हमारा एक्सपोर्ट उनको ज़्यादा है, उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मदद मिलती थी। करीब $40 बिलियन का हमारा सरप्लस था, जबकि चीन के साथ हमारा $102 बिलियन का डेफिसिट है। तो इसलिए अमेरिका की तरफ से जो दबाव आता है, हम उसको झेलते जाते हैं, और अब एक समय आ गया है जबकि हमें एक ज़्यादा न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वाकई ये तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। दीपक बोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक के। दीपक बोरा साहब, डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डिप्लोमेसी में भारत हमेशा अपनी बहुत अच्छी महारत हासिल रखता है? हाल के दिनों में भारत ने अपनी बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारे देशों से बेहतर संबंध भी रखे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब सनक गए हैं? और उनकी जो सनक तमाम देशों के साथ तो है ही है, लेकिन भारत को भी वो झन्नाटा दिखाते रहते हैं बीच बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत लंबा भाषण मैंने सुना जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था। हमने ये सर्वे किया, वो सर्वे किया। जी। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, पता नहीं कितने करोड़ लोगों का सर्वे आपने किया है जो आप बता रहे थे, बट थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल पर जब होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम बाकी जो इकोनॉमिस्ट आपके पैनल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पहली चीज ये है कि रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं, जून में हाईएस्ट एवर हमने लिया है। इसका मतलब क्या है? मैं तो अमेरिका में रहा हूँ सर, जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे, और मैं हर साल वहां पे 3-4 बार जाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल पास नहीं होगा। पहले सेनेट में जाएगा, उसके बाद कांग्रेस में जाएगा, जॉइंट सेशन होगा। तो ये सब कहना भारत बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस इज अ बिट प्रीमैच्योर। मार्क ट्वेन के बारे में एक बार कहा गया था कि मार्क ट्वेन मर गया है, वो जिंदा था। उसने कहा रिपोर्ट्स ऑफ माय डेथ आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड, कि मेरी मौत की जो खबरें फैलाई जा रही है वो लोग उसके ऊपर एग्जैजरेशन कर रहे हैं। सो टेक इट फ्रॉम मी, रूस से जो तेल हमारे पास आता है सर, अब इसको सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हॉर्मुज से नहीं आता है, वो बाल्टिक सी रूट से आता है या ब्लैक सी रूट से। हाँ महंगा है थोड़ा, बट देन वी हैव टू अब्सॉर्ब दैट पेमेंट। और ये जो बिल है ये भारत के अगेंस्ट नहीं है, जैसा अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से सुना, ये सबके अगेंस्ट है। तो मेरा मानना ये है सर, अमेरिकन कोर्ट्स भी इसके अंदर दखल देंगे। आप देखते जाइए अभी क्या होगा।
उसने कोशिश की है कि भाई रूस से तेल के लोग खरीदते, जो देश खरीदते हैं वो कम हो जाए, ताकि कहता है कि रूस जो पैसा उसको मिलता है वो उसका प्रयोग करता है यूक्रेन को ठोकने के लिए। यूक्रेन तो वैसे भी अब खत्म हो गया, आज तो उसके डिफेंस मिनिस्टर को भी हटा दिया है अपनी पोजीशन से, वहां पे आपस में भिड़ गए हैं दोनों लोग। तो मेरा अपना फीलिंग है सर कि हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज इसमें जो शायद हम ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे एनर्जी की बढ़ती जा रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि मैं 31 दिन का टेम्पररी वेवर दे रहा हूं ताकि इंडियन रिफाइनर्स रशियन क्रूड ले सके। तो सबने हमसे पूछा भाई ये यूएस परमिशन की क्या जरूरत है? रॉन्ग क्वेश्चन, हमने तो कभी पूछा नहीं था, उसने वेवर अपने आप दे दिया। नाउ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक है, आपकी भारत की रिफाइनरीज चलनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए। यू नो सर, हम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स, यूएस डॉलर्स 45 बिलियन पिछले साल, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिडिल डिस्टिलेट्स। साउथ ईस्ट एशिया पूरा चलता है आपके डीजल पे, और यूरोप का एविएशन फ्यूल सप्लाई आपके रिफाइनर्स पे डिपेंड करता है। यूएस नीड्स इंडिया। तो मैं आपको इतना बता देता हूं सर कि देयर इज नो नीड टू पैनिक। ये ट्रम्प साहब दिखा रहे हैं अपना गुस्सा, वो तो करते रहते हैं, लेकिन वो भी हमेशा कहते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ ना कि ट्रम्प साहब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अपने गुस्सा दिखाने के लिए वो सीनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं सर, ट्रम्प आप ही ने कहा गुस्सा दिखा रहे हैं। नहीं सर, मैं बताता हूं, ट्रम्प साहब इज प्रिकली अनप्रिडिक्टेबल। हमको सब मालूम है कि अभी कुछ कहेगा, आधे घंटे के बाद बदलेगा, और आज रात को अब से थोड़ी देर बाद अमेरिका टाइम 9 PM वो फिर से देश को संबोधित करेगा। 6:30 बजे होंगे भारत में सुबह के। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे जगा दीजिएगा अगर आपको टिप्पणी चाहिए कि वो क्या बोलने लगा। मैं बता देता हूँ क्या बोलेगा, कोई पुरानी इलेक्शन मुझसे छीन ली गई थी ये वो, बट यू नो ही लाइक्स टू बी लाइक दिस, कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर, एंड येट कहना कि वो गुंडा टैक्स है या नहीं है, वो आपकी अपनी राय है। मेरा अपना मानना है जो कुछ वो कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के लिए कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस सर। हमारी रिजर्व्स बहुत हैं, वी हैव 42 डेज ऑफ रिजर्व्स एज ऑफ टुडे। अभी मैं फिगर्स देख रहा था मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। डोंट वरी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है आकाश जिंदल साहब। सारी दुनिया आकाश के जिंदल लोग साहब, अपने दीपक देश जी के ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ट्रंप जो कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ट्रंप को यह भी समझना चाहिए कि दूसरे देश जो करेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे, अपने देश की आबादी के लिए करेंगे, अपने देश के लोगों के लिए करेंगे। तो क्या भारत को भी यह स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हम भी इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और ना अब भविष्य में तुम्हारी किसी परमिशन की हमको जरूरत है? देखिए मनोज जी, ऑलरेडी यूएस को पहले टैरिफ का खेल खेलने का बहुत बहुत प्यारा इनाम मिल चुका है। यूएस को बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले हैं टैरिफ का खेल खेलने के। दो तोहफे जो यूएस को मिले हैं, पहला है हाई इन्फ्लेशन, दूसरा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आपको डेटा दे देता हूं, मई के अंदर उनकी इन्फ्लेशन थी, अभी मैं 2026 की बात कर रहा हूं, 4.2%, अनएम्प्लॉयमेंट थी 4.3%। जब भी वो टैरिफ का खेल खेलते हैं, करते क्या है, अपने कंज्यूमर के लिए सामान महंगा करते हैं। आप देखिए कौन सा नेता हिंदुस्तान में, छोटी से छोटा जो है नेता मान लीजिए, क्या अपने लोगों के लिए महंगाई बढ़ाता है? या रिटेलिटरी टैरिफ लगते हैं तो उनके एक्सपोर्टर की दिक्कत, उनके मैन्युफैक्चरर की दिक्कत आती है। तो अगर किसी का नुकसान उन्होंने आज तक किया है तो अमेरिका की इकोनॉमी का। अमेरिका में चीजें महंगी हो गई। देखिए टैरिफ क्या है, अब लोगों को अक्सर जो है मुझे समझाना पड़ता है, टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान से टैक्स चार्ज कर दिया, उनका जो कंज्यूमर है उससे टैक्स चार्ज कर लिया, यानी हिंदुस्तानी सामान उनके कंज्यूमर के लिए महंगा हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल आएगा कि आकाश जिंदल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो दूसरे देशों से खरीद लेंगे। अरे आज हिंदुस्तान, कल चाइना, और जैसे दीपक जी कह रहे थे परसों किसी और का, फिर किसी और का नंबर आ जाएगा, तो उन्होंने तो टैरिफ लगाते ही जाना है, यानी अपने कंज्यूमर के लिए महंगा करते ही जाना है। दूसरी जो दीपक जी बात कह रहे थे, मुझे पास होता नहीं लगता। देखिए पहले कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, काफी बड़े, उनको जो है रिफंड देने पड़ गए। और अमेरिका की इकोनॉमी, दर्शकों को बता दूं, ठीक है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पावरफुल इकोनॉमी है, आज डेफिसिट इकोनॉमी है, घाटे में जाने वाली इकोनॉमी है। 2025 के पहले क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई थी, जबकि हिंदुस्तान तो लगातार तेजी और तरक्की के रिकॉर्ड बना रहा है। अब मनोज जी आपको याद है, आपने शो किया था मेरे साथ, जब अगस्त में टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने 25%, लोग कह रहे थे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट तो 2025-26 में बड़ा है, गुड्स का भी सर्विस का भी। हम आज गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिको को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई को कर रहे हैं, सऊदी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ता जा रहा है।
हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की करती जा रही है, 7.7% तो जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में हमने अभी दिखाई है। जीएसटी कलेक्शन, जब ये वॉर चल रही थी 2.43 लाख करोड़ का हमने ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन दिया है। इनकम टैक्स कलेक्शन अभी 17 जून का डेटा है, 14% बढ़ा है, जबकि पिछले साल जो है सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया था, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया था। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो चल रही है, लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। दिक्कतें आ रही है ट्रंप साहब को। एक चीज और देखिए मनोज जी, ट्रंप साहब ने युद्ध के रास्ते इकोनॉमी को बढ़ाना चाहा। यहां प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखिए, दोस्ती, प्रेम और मित्रता, यूए के साथ डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ डील की, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, न्यूजीलैंड के साथ डील की, यूके के साथ डील तमाम चैनल पे मैं और हम सब लोग जो है चर्चा कर ही रहे हैं। तो जहां ट्रंप साहब ने धमकियां देके हमले करके नुकसान पाया, वहीं यहां देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी साहब को मित्रता और प्रेम के साथ डील की, दोस्ती भी बढ़ाई, तालियां भी बजवाई और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी चमकाया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी। अभी देखिए यूके के साथ ट्रेड डील, कितने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो हम सब जानते हैं, जिससे जो है हमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने को मिला है। फॉरेक्स आएगी हमारे यहाँ, रुपी स्ट्रॉन्गर होगा हमारा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ जो हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई है, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील हुई है, अभी देखिए 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री साहब ने किया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए मित्रता, प्रेम के साथ कारोबार को बढ़ाना, दूसरा धमकी के साथ, दबाव के साथ इकोनॉमी को बढ़ाने की फ्लॉप कोशिश करना। अब देखिए कामयाब कौन है। तो अमेरिका ऐसी कोशिशें करता रहे और ट्रंप साहब की अपनी पॉपुलैरिटी कितनी है उनके लोगों के बीच में, मेरे ख्याल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दीपक वोरा साहब जो हैं काफी ग्लोबल रिसर्च करते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज उनकी जो है पॉपुलैरिटी कहां पे जा रही है और कहां पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक बात कही गई है। और फिर ये किस बात के लिए कह रहे हैं, 10 सेकंड और लूंगा। आज अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, ईरान के साथ किया, वो क्या था, वो जस्टिफिएबल था। इनके हिसाब से रशिया जो यूक्रेन के साथ कर रहा है गलत है। इनको जो है पूरा लाइसेंस मिला हुआ है, ईरान के साथ कुछ भी करें, वेनेजुएला के साथ कुछ भी करें, ग्रीनलैंड को जो है कुछ भी धमकाएं, किसी भी कंट्री को कुछ करते नहीं, इनको हर चीज का लाइसेंस मिला हुआ है। और ये जज बन के डिसाइड करेंगे कि रशिया ये करे, हिंदुस्तान ये करे। इस बात का जवाब कौन देगा मुझे? मैं तो ये जानना चाहता हूं इन्होंने क्या किया है, इनको क्या जरूरत पड़ी थी ईरान के ऊपर जो है अटैक करने की। नहीं, वो तो तमाम बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है वहां पर जाकर कोई ये कहने की कोशिश करे कि भाई ये हो क्या रहा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है। आप यूएन में चले जाएं, वहां भी अमेरिका की दादागिरी चलती है। अरुण कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, आपने दीपक जी को भी सुना, आकाश जी को भी सुना। दीपक जी ने एक बात कही कि देखिए साहब, ये आ गया है लेकिन ये पास नहीं होगा, और अब से थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से वो तेज स्पीड में ब्रेक लगाएं और 90 डिग्री में अपनी गाड़ी को घुमा दें। तो ये वाकई ये खेल चलता रहेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन वो बड़े ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं। वो हर जगह से अपना बेनिफिट ढूंढ रहे हैं कि कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा तेज करें। और वहां पे इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 ट्रिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जो सोचा गया था कि वहां पे रिसेशन आ जाएगा या वहां पे स्टैग्फ्लेशन आ जाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल यही कहा गया था कि टैरिफ लगाएंगे तो वहां पे दाम बढ़ेंगे, तो वहां पे डिमांड कम हो जाएगी और ये सब होगा। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत तेजी से बढ़ी है, वहां पे स्टॉक मार्केट भी बहुत तेज हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बाहर भी गया और कम भी हुआ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो अगर 2024-25 सितंबर से देखें तो वो नेगेटिव रहा। अभी जरूर इधर 1 महीने से वो बेहतरी पे रहा है, लेकिन पूरा अगर आप देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर से पिछले साल, उसके बाद वो काफ़ी कम हो गया था। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अमेरिका का असर दुनिया के ऊपर पड़ता है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक जॉइंट बिल है जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मिलकर जो पेश किया है। और जो लिंडसे ग्राहम जिनकी डेथ हो गई थी, जो 500% की बात कर रहे थे, तो अब ये 100% का वो टैरिफ लगा के वो कर रहे हैं। उस पर मेरा मानना है कि ये ट्रंप को एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जो कहा था कि आपकी ये पावर नहीं है, ये कांग्रेस की पावर है टैरिफ लगाना, तो इसलिए अब कांग्रेस अगर ये बिल पास कर देता है तो ये होगा।
अब कांग्रेस में कितना दबाव होगा कितना नहीं दबाव होगा, ये यहाँ बैठ के हम बात नहीं बता सकते कि वो पास होगा या नहीं पास होगा। पर अगर वो पास हो गया तो उसका बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उनके दाम बहुत तेजी से वहां बढ़ेंगे, और क्योंकि हम पे लगाया जा रहा है, बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स पे नहीं है, तो उनका जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा, हमारा ट्रेड कम हो जाएगा। और आपने देखा कि पिछले साल हमारा ट्रेड अमेरिका से तो कम हुआ, हालांकि हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ा, लेकिन अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, और अमेरिका से ही सबसे ज्यादा हमारा जो ट्रेड का सरप्लस होता है वो होता है। तो बाकी देशों में तो ये परेशानी है। और जहां जहां हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहां पे हमको नुकसान हुआ, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ा। और वजह उसकी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की परेशानी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। चीन से हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं। वहां से पतंग का मांझा भी आता है, वहां से अगर आप देखें तो जो दिवाली लाइट आती हैं, पिचकारी आती हैं, और एपीआई भी आते हैं फार्मास्यूटिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, और बहुत सारी हमारी फैक्ट्रियों में आज जो चाइनीज मशीनरी है जिसको चलाने के लिए हमें चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। जब हमने जो चाइनीज इंजीनियर्स को जो वीजा देना बंद कर दिया, तो हमारे बिजनेसमैन ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि इनको आप दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्रीज ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो चाइना का जो अभी सरप्लस है हमारे साथ, वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने का। 3 साल पहले वो $85 बिलियन था, फिर 102 हो गया, और इस साल सुनने में आ रहा है कि करीब $120 बिलियन हो जाएगा। तो हमारा जो डेफिसिट है चाइना के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी में कमजोरी है, जिसकी वजह से हम दब जाते हैं चीन से भी और अमेरिका से भी, इसको हमें लॉन्ग टर्म में डील करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो एनर्जी की आ रही है, और एनर्जी के साथ साथ बाकी और चीजों की शॉर्टेज। तो इसको हमें अपनी अर्थव्यवस्था में देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे डील कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं डील किया तो हमारी जो बेरोजगारी बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे, और उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे सही नहीं होगा। जी, सही नहीं होगा। वोरा साहब, वैसे तो ये लग रहा था कि शायद हॉर्मुज की स्थिति ठीक हो जाएगी, कुछ हुई भी थी, लेकिन बात बिगड़ गई। अब आपके पास विकल्प क्या है? अब आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि अगर अमेरिका ने वाकई ऐसा किया, धमकी ही दे रहा है, यानी कि वो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई खरीदना बंद करो, तो अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो भारत के पास विकल्प क्या है? भारत जाएगा क्या? उसका नफा नुकसान कितना होगा? और क्या अमेरिका उसकी भरपाई करेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों से? अमेरिका कुछ नहीं करेगा। अभी 40 देशों से हम तेल लेते हैं, हमने बाईपास किया है हॉर्मुज को बहुत हद तक। 60% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट आता था 3 महीने पहले हॉर्मुज से, अब रह गया कोई 30% जो पिछले महीने का था। तो उसको तो हम बाईपास करें। हॉर्मुज वैसे भी मर जाएगा, क्योंकि खाड़ी के देश अपनी पाइपलाइन बना रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, फुजैरा पोर्ट में यूएई में, वो गल्फ ऑफ ओमान ले जाएंगे। सर, जब मैं अमेरिका में पढ़ाई करता था, हमारे एक प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी के, अरुण कुमार साहब जानते होंगे, जिंदल साहब भी, उसका नाम था रॉबर्ट मर्टन। उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। तो ईरान ने सोचा था कि मैं हॉर्मुज बंद करके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया का शहंशाह बन जाऊंगा, लेकिन हम हॉर्मुज को बाईपास करने की बात चल रही। एक और चीज मेरा आपसे भी अनुरोध है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यूएस कांग्रेस की वेबसाइट पे जाइए और पढ़िए इस बिल में क्या क्या है जो इंट्रोड्यूस किया। मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है कि नहीं, मैं तो पढ़ रहा था आपके प्रोग्राम आने से पहले। उसमें इतने छेद हैं कि जो चाय की आपकी होती है ना छन्नी, उससे भी ज्यादा छेद है। प्रेसिडेंट चाहे तो ये कर देगा, प्रेसिडेंट चाहे तो ये कर देगा, प्रेसिडेंट चाहे तो इट्स नॉट वो कानून नहीं है जिससे हमें तकलीफ होगी। वो प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है कि प्रेसिडेंट बोलेगा अरे भारत की चाय बड़ी अच्छी है, चलो चाय पे टैरिफ कम कर दो, अच्छा ये बड़ा अच्छा हो रहा है, चलो यहाँ कम कर दो। सो इट्स सर, माफ करिए, मैं इतने साल वहां रहा हूं, आई हैव स्टडीड दिस सिस्टम, इट्स अ जोक। ये जो इंट्रोड्यूस किया, चीन के अगेंस्ट कितने कानून बिल्स पड़े हुए हैं, अप्रूव नहीं होते हैं। सो माय ओन फीलिंग इज कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये पास हो भी जाए, प्रेसिडेंट इसको इतना डाइल्यूट कर देगा क्योंकि भारत को वो नाराज नहीं कर सकता। उसको भारत की जरूरत ज्यादा है, मुझे अमेरिका की जरूरत कम है। दैट इज अ रियलिटी टुडे सर। अब ये सही है कि अमेरिका की इतनी शक्ति है, इतना शक्तिशाली देश है कि उससे पंगा कौन लेगा? मैं तो नहीं लूंगा। अगर चीन लेना चाहता है ले, वो भी नहीं लेगा। रूस लेना चाहता है ले, वो भी नहीं लेगा। कौन जो आपने एक शर्त किया था गुंडा टैक्स, ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे सड़क का गुंडा होता है। लाओ भाई मेरा हफ्ता लाओ, नहीं तो मैं आपको गुजरने नहीं दूंगा यहाँ से। सो ऑल राइट, दैट्स द वे इट इज, वी डील विद इट। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ दीपक साहब आपसे, एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश में है ना, देश हित सर्वोपरि।
हमारी सरकार, हमारे देश के नेता इस बात का जिक्र करते हैं। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपना व्यापारिक हित सर्वोपरि है? क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि भाई जो ईरान में कभी युद्ध बंद करने की बात होती है, फिर अचानक से युद्ध तेज हो जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने व्यापार को फ़ायदा बढ़ाने के लिए, वहाँ के बाज़ार को, तमाम जिसे इंसाइडर ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें कहते हैं, आप मानते हैं कि उसमें ट्रंप का हाथ हो सकता है या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? 100% वो तो बिजनेसमैन है। जब उसने कहा है कि खाड़ी के देशों से मैंने, आप जो है ये जो बाकी जो कुछ आप करेंगे, जो 20% आपने कार्गो के ऊपर टैक्स लगाया तो वो मत लगाइए। क्या इन्वेस्ट करेंगे वो लोग सर? वो सिर्फ हथियार खरीदेंगे। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री इज बूमिंग, खुद कहा उसने। और ट्रंप के परिवार के ढेर सारे शेयर्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज हथियार बनाती हैं, कीमतें बढ़ जाएंगी उसकी। सो द होल थिंग इज, ये सत्ता बाजार खेल रहे हैं ना सर। वी ऑल नो ही इज अ बिजनेसमैन। अब लेकिन राष्ट्रपति भी है उस देश का। इसमें सिर्फ एक सर जो मैं समझ पा रहा हूं कि ट्रंप खेलेगा, करने की कोशिश करेगा, और फिर 3 चीजें बहुत जल्दी से बता देता हूं। ये या तो ईरान के साथ इसकी दोस्ती हो जाएगी जी। ओ सर, मैंने देखा या मेरे को 53 साल हो गए कूटनीति, ब्रदर ब्रदर सिस्टर सिस्टर डार्लिंग डार्लिंग, वो सब हो जाएगा। और ईरान को बोलेगा तू डॉलर में एक्सपोर्ट कर अपना तेल जितना करना है, लेकिन वो डॉलर अमेरिका में बैठेंगे, जैसे वेनेजुएला और इराक के साथ। ये पहला। दूसरा विकल्प ये है, खाड़ी से चला जाएगा, बोलेगा खाड़ी के देशों के आप अपना संभालिए सिक्योरिटी, हथियार मेरे खरीदिए, और इजराइल को अपना चौधरी मान लीजिएगा। ये दूसरा विकल्प जो मैं देखता हूं होता है। और तीसरा ये है कि सोच रहा है कि अगर ईरान पे इतना दबाव डालूंगा सर, मार खाने की भी क्षमता होती है। मैं तो बॉक्सिंग करता था, 7 साल का 8 साल का था, और मार खाता था हमेशा। और फिर रेफरी जंग रोक देता, लड़ाई रोक देता था कि भाई दीपक को बहुत पिटाई हुई है, नाक से खून निकल रहा है, इधर से खून निकल, रोक दो, ये सहन नहीं कर पाएगा। कब तक ईरान की जनसंख्या, ईरान के लोग सहते रहेंगे? मार खाने की भी तो क्षमता होती है। मेरा मानना है, जो मेरे ईरानियन दोस्त कहते हैं, वो क्षमता अब उनकी खत्म हो रही है। कब तक अल्लाह के नाम पे और इसके नाम पे उसके नाम पे आप मार खाते जाओगे? सो टाइम कम जब आप बोलेगे इनफ भाई, माफ करो हमको। मेरा मानना है कि ये फर्स्ट विकल्प, आकाश जिंदल के साथ मौजूद है। आकाश जिंदल साहब, कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे हो जाएगी सर। जी। अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है, सरकार के लिए उसका प्रयास भी कर रही है। तो कहते हैं ना कि जब आप बहुत सफल हो रहे होते हैं या आप बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, तो माथे पे काला टीका लगा लेना चाहिए, कहीं आपको नज़र न लग जाए। आपको लगता है कि बहुत सारे देश, चाइना जैसे देश या फिर पाकिस्तान जैसे देश, पाकिस्तान तो खैर उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन चाइना और अमेरिका भी ऐसे देश है जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत बहुत तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहा है। चलो कुछ छेड़ते हैं, कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं, या कुछ खींचने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, मजा आ गया ये क्वेश्चन सुन के। मेरा छठा शो है, दीपक साहब भी जो है सर हिला रहे हैं। मजा आ गया, इतना मजेदार आपने प्रश्न पूछा, दिल मेरे मुंह की बात छीन ली जी। देखिए, हालत यही है। आज मैंने आपको जीडीपी ग्रोथ बताई हमारी 7.7%। अब मुकाबला कीजिए, अमेरिका से मुकाबला कीजिए, जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान से मुकाबला कर लीजिए, जुलाई टू सितंबर 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी 2023-2024 लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। कनाडा पिछले 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब कौन सा कंट्री है जो मेरे और आपके हिंदुस्तान का मुकाबला करेगा? यूके की बात करें, सितंबर अक्टूबर 2024 लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जब युद्ध अपने प्राइम पे चल रहा था, तब यहां पे जीएसटी कलेक्शन, अप्रैल का डेटा दे रहा हूं, 2.43 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बना। अभी मई में 23.2 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, ग्लोबल रिकॉर्ड बन रहा है। टेक्नोलॉजी, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन तो हमने करके दिखाया दुनिया को। इनकम टैक्स कलेक्शन में आपको दे ही रहा हूं डेटा, 17 जून का डेटा है। तो अब एक्सपोर्ट्स का डेटा मैं आपको दे चुका हूं, गुड्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है। साथ ही साथ जो है हर एरिया में आप देखिए अमेरिका की खुद की क्या हालत है। आज से करीब 1.5 साल पहले तो अमेरिका को डेट सीलिंग अपनी सस्पेंड करनी पड़ी थी। डेट सीलिंग दर्शकों को समझा दूं, वहां एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यूएस कितना कर्जा ले सकता है। अब उस कर्जे से उनका खर्चा नहीं पूरा हो रहा था, तो उस डेट सीलिंग को सस्पेंड किया गया ताकि और कर्जा लिया जाए, ताकि यूएस के सरकारी दफ्तर काम कर सकें। यह तो यूएस की हालत है। इतने सालों से वो डेफिसिट इकोनॉमी चल रहा है। तो आज जो है यूएस है कहां पे, चाइना कहां पे? चाइना पे कुछ महीने पहले तो डिफ्लेशन चल रही थी। डिफ्लेशन यानी चीजों के दाम कम हो रहे थे। और दर्शकों, ये खुशी की बात नहीं, दर्द की बात है। लोगों के पास पैसा ही नहीं था बाजार जाके सामान खरीदने का। घोस्ट टाउन्स वहां बन गए हैं, प्रॉपर्टी बनी पड़ी है, कोई ऑक्युपाई करने वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है।
अब तरक्की करेंगे हम तो लोग तो जलेंगे ही। वो ट्रक का एग्जाम्पल नहीं है जो मैंने और आपने जो है बचपन से ही देखा हुआ है। तो वो जो है लोग जलेंगे और जल कर जो है कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बिना भी क्या अमेरिका का गुजारा है? अगर पॉलिटिकल एंगल से भी देखें, चाइना की जब बात आ रही है तो क्या हिंदुस्तान का साथ नहीं चाहिए अमेरिका को? और जहां तक ट्रंप साहब की बात है, मेरा ख्याल आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, अभी दीपक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि वो स्पीच देने वाला, पिछली स्पीच मुझे याद है 5 मिनट की स्पीच पे दीपक जी ज्यादा अच्छे से बता देंगे 4 मिनट 50 सेकंड क्या बोले और 10 सेकंड में क्या चीज बोल दी उन्होंने। वो जैसे लोग तो समझते हैं जो है, मैं तो ये समझ रहा था कि युद्ध खत्म होने वाला है, 10 सेकंड में उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी कि हमें तो उसके बाद 1 मिनट तो लगा अपने जो है दिमाग को सेट करने में भी कि ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये पता तो चल जाए कि अल्टीमेटली उनका फैसला क्या है। तो मुझे नहीं लगता है चीजें इंप्लीमेंट होगी। पहले जो है टैरिफ का रिफंड करके बैठे हुए हैं, टैरिफ का रिफंड करना और जो पहले से इकोनॉमी डेफिसिट में है उसके ऊपर और बोझा। और दूसरा, जहां तक इकोनॉमी की बात है, मैंने अभी आपको डेटा दिया, 4.2% इन्फ्लेशन, 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका जहां नौकरी करना दुनिया का सपना होता है, वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। जॉबलेस क्लेम वहां बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने देश का उन्होंने क्या हाल कर रखा है? हो सकता है कि उनका अपना देश शायद बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, बेसब्री से इंतजार कर रहा हो इलेक्शन का, कि कब इलेक्शन आए और कब हम इनसे पीछा छुटाएं, क्योंकि पूरी दुनिया को तो इन्होंने तबाह कर रखा है, अपने देश को भी कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे।